नमस्ते बच्चों। नववर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। आज अपन बात करेंगे ज्वालामुखी उद्गार के कारण। ज्वालामुखी क्रिया जो है वो एक पृथ्वी की आंतरिक जो क्रिया है उसके द्वारा पड़ने वाले पृथ्वी के ऊपर जो प्रभाव है वो है कि किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं की वजह से लोहा जो है वो पिघल कर और गैसों और चट्टानों के साथ बाहर निकलता है। यह है ज्वालामुखी। अब इसके विषय में अपन अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी क्रिया अब तक एक रहस्यमयी घटना बनी हुई है। ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के भूगर्भ से है, जबकि भूगर्भ के विषय में अब तक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। जो भी जानकारी प्राप्त है वह अधिकांश रूप में तर्क एवं कल्पनाओं पर आधारित है। इसी कारण ज्वालामुखी के उद्गार से संबंधित किसी भी वास्तविक कारण का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है। ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों को जानने के लिए हमें कई बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला, ज्वालामुखी के वितरण पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो यह लगता है कि ज्वालामुखी भूपटल के कमजोर क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा भूकंप से इनका गहरा संबंध होता है। हिमालय क्षेत्र इसके अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप अधिकतर आते हैं पर ज्वालामुखी कम पाए जाते हैं। ज्वालामुखियों का सागरीय तटों के सहारे पाया जाना इस बात का द्योतक है कि जल एवं ज्वालामुखी के उद्गार में गहरा संबंध है। इस प्रकार ज्वालामुखी एक पर्वत निर्माण क्रिया है तथा धरातली दरार निर्माण में गहरा संबंध है। दूसरा पॉइंट, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन में बेसाल्ट की मात्रा काफी अधिक होती है। डेली महोदय के अनुसार संसार के संपूर्ण दरारी उद्गार से निस्तृत लावा का 90 से 95% भाग बेसाल्ट का होता है। इस प्रकार दरारी प्रवाह में बेसाल्ट की अधिकता का होना इस बात को प्रमाणित करता है कि ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी के भीतर एक ऐसी परत से संबंधित है जो तरल या ठोस बेसाल्ट की बनी है तथा इसी स्थान से लावा ऊपर आता है। तीसरा पॉइंट, केंद्रीय उद्गार द्वारा निस्तृत पदार्थों में प्राय हर प्रकार की आग्नेय चट्टानों के टुकड़े सम्मिलित होते हैं। इससे प्रकट होता है कि ज्वालामुखी का उद्गार किसी विशेष प्रकार की चट्टान की परत से संबंधित नहीं है। दूसरे, यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार के पदार्थों का निर्माण अत्यधिक ताप से कई प्रकार की चट्टानों के पिघलने से होता है। चौथा, केंद्रीय तथा दरारी उद्गार से लावा पदार्थ, गैस तथा विखंडित पदार्थ धरातल पर प्रकट होता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, किस प्रकार का है, इन प्रश्नों के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। पांचवा, ज्वालामुखी के उद्गार के समय तप्त लावा पदार्थ निकलता है। इससे प्रकट होता है कि जहां से लावा का उद्गार होता है वहां पर अत्यधिक ताप होता है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं बताई जा सकती हैं। पहला, भूगर्भ में ताप की अधिकता होना। दूसरा, अत्यधिक ताप के कारण लावा की उत्पत्ति। दबाव कम हो जाने पर, जैसे कोई ऐसी परत है जहां पर सब कुछ ठोस जो है रूप में है, लेकिन दाब कम होने पर उसका गलनांक जो है वो ताप और दाब की वजह से क्या होता है, दबाव की वजह से चट्टानों का जो है गलनांक बिंदु वो है बढ़ जाता है ना। लेकिन जब दाब कम होता है तो गलनांक बिंदु घट जाता है और जो चीज ठोस अवस्था में है वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है।
तीसरा है गैस तथा वाष्प की उत्पत्ति, और चौथा है लावा का ऊपर की तरफ प्रवाहित होना। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उपरोक्त चारों क्रियाओं के साथ साथ कार्यरत होने पर ही ज्वालामुखी की क्रिया का आविर्भाव होता है। ज्वालामुखी क्रिया एवं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर ज्वालामुखी मेखलाओं तथा ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रियाओं की सटीक व्याख्या हो जाती है। मध्य सागरी कटकों के सहारे मिलने वाले ज्वालामुखी के उद्गारों के समय निस्तृत लावा थियोडोलाइट होता है, जो कि एक प्रकार का बेसाल्ट होता है। इसमें पोटाश कम होता है। इस लावा का निर्माण मेंटल में विशेषक गलन के कारण होता है। इस तरह के ज्वालामुखी उद्गार प्लेट के रचनात्मक किनारों के सहारे होते हैं। परिप्रशांत तथा अल्पाइन वलित पर्वतीय मेखला से संबंधित विनाशात्मक प्लेट किनारे के ज्वालामुखी। विनाशात्मक प्लेट का मतलब आप जानते हैं, दो प्लेटें जब आमने सामने टकराती हैं तो वो विनाशात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तथा उसमें एंडेसाइट, डेसाइट, रायोलाइट भी मिले रहते हैं। भूभ्रंश घाटियों से संबंधित संरक्षित किनारे से संबंधित संरक्षित किनारे में दो जो प्लेटें हैं वो आपस में पास में रहती हैं, एक दूसरे से न तो दूर जा रही हैं न एक दूसरे से टकरा रही हैं, पास में हैं, लेकिन उनमें रगड़ की वजह से भ्रंश की उत्पत्ति होती है। तो ये है, इस प्रकार की प्लेटों में ज्वालामुखियों का लावा क्षार युक्त होता है, जिन्हें क्षार युक्त बेसाल्ट भी कहा जाता है। मध्य महासागरी कटक के सहारे सक्रिय ज्वालामुखी श्रृंखलाएं मिलती हैं। इन कटकों के सहारे दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में अग्रसर होती हैं। परिणाम स्वरूप दाब मुक्ति के कारण कटक के नीचे ऊपरी मेंटल का भाग पिघल जाता है तथा यह पिघला पदार्थ लावे के रूप में ऊपर उठता है तथा ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन का आविर्भाव होता है। यहाँ लावा शीतल होकर ठोस हो जाता है तथा प्लेट के पृष्ठभाग पर संयुक्त होकर नई सागरी कटक का निर्माण करता है। जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं, इस क्रिया के कारण मध्य महासागरी कटक के सहारे समानांतर पट्टियों का निर्माण होता है। सागर नीतल प्रसरण के कारण बेसाल्ट की ये समानांतर पट्टियां कटक के समानांतर कटक से दूर हट जाती हैं। गतिशील प्लेट के अनुगामी किनारे ट्रेलिंग मार्जिन्स पर जुड़ती जाती हैं। आइसलैंड इस क्रिया का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह मध्य अटलांटिक कटक के दोनों ओर स्थित है। इस द्वीप के मध्य से अटलांटिक कटक गुजरता है, जिसके सहारे नीचे से बेसाल्ट का उदेलन ऊपर की ओर होता है। आइसलैंड के हेल्गाफेल में ज्वालामुखी का 1973 में उद्भेदन इसका प्रमाण है। बेसाल्टिक लावा के कारण आइसलैंड का निरंतर विस्तार होता रहा है। अनुमान है कि टर्शियरी युग के प्रारंभ में लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व से वर्तमान समय इस द्वीप में 400 किलोमीटर का विस्तार हो गया है, अर्थात इसके विस्तार की वार्षिक दर लगभग 0.6 सेंटीमीटर है। द्वीप के बीच में कटक के पास नूतन लावा पाया जाता है। उसके बगल में 2 मिलियन वर्ष पुराना तथा द्वीप के किनारों पर 65 मिलियन वर्ष प्राचीन लावा पाया जाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मध्य महासागरी ज्वालामुखी की पेटी में
जागृत ज्वालामुखी के उद्गार के लिए लावे की आपूर्ति कटक के नीचे ऊपरी मेंटल के आंशिक रूप से पिघलने से प्राप्त थोलिटिक बेसाल्ट से होती है। अतः कटक के सहारे पाए जाने वाले ज्वालामुखी सतत सक्रिय होंगे क्योंकि लावे की आपूर्ति बराबर होती है, परंतु कटक से जितनी ही दूर हटते जाएंगे लावा का स्रोत कटक के नीचे का भाग भी दूर होता जाएगा, अतः लावे की आपूर्ति भी घटती जाएगी। अत्यधिक दूर हट जाने पर लावे की आपूर्ति समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी शांत पड़ जाते हैं। अटलांटिक महासागर स्थित ज्वालामुखी द्वीपों के लावे के अध्ययन के आधार पर ज्ञात हुआ है कि द्वीप मध्य अटलांटिक कटक के करीब हैं, उनका लावा नूतन है तथा दूरस्थ द्वीपों का लावा सर्वाधिक प्राचीन है। उदाहरण के लिए मध्य अटलांटिक कटक के दोनों ओर स्थित असोर्स द्वीप का प्राचीनतम लावा 4 मिलियन वर्ष पुराना है, जबकि अफ्रीका तट के पास कटक से दूर केपवर्ड द्वीप का प्राचीनतम लावा 120 मिलियन वर्ष पुराना है। विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे विस्फोट प्रकार की ज्वालामुखियों का उद्गार होता है। जब दो प्लेटें आमने सामने सरकती हैं तो उनके आपस में टक्कर के कारण कम घनत्व वाली प्लेट का अधिक घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है। निक्षेप किनारा जब मेंटल में 100 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचता है तो वह पिघल जाता है और यह मैग्मा ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भवन के रूप में प्रकट होता है। इस तरह की ज्वालामुखी क्रिया प्रशांत मेखला में घटित होती है। ज्वालामुखी शिखर युक्त द्वीपचाप तथा उसके पास स्थित सागरी खड्ड का निर्माण उस समय होता है जब सागरी क्रस्ट वाले प्लेट या बेनियोफ मंडल का महाद्वीपीय क्रस्ट वाली निचली प्लेट के नीचे क्षेपण होता है। महाद्वीपीय प्लेट और उसके नीचे क्षेपित महासागरीय प्लेट के रगड़ के कारण 700 किलोमीटर की गहराई तक भूकंपीय झटके उत्पन्न होते हैं तथा ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, जिस कारण ऊपरी मेंटल के पदार्थ सागर नितल के लावा एवं ऊपर स्थित अवसाद के कारण के साथ पिघल जाते हैं तथा मैग्मा का निर्माण होता है। मैग्मा के ऊपर आने से द्वीपचाप का निर्माण होता है। इस तरह महाद्वीपीय भागों पर वलित पर्वतों के ग्रेनाइट का निर्माण एवं बेथोलित के प्रवेश को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। प्लेटों के टकराव के कारण जब वलित पर्वतों का निर्माण होता है तो महाद्वीपीय शेल अत्यधिक गहराई तक पहुंचकर पिघल जाती हैं तथा मैग्मा का निर्माण होता है। यह मैग्मा ऊपर क्रस्ट में प्रविष्ट होता है, जिस कारण वलित पर्वतों में पुनः उत्थान तो होता ही है, उसमें फल्सपारा, क्वार्ट्ज ग्रेनाइट, बेथोलित का निर्माण होता है। छोटा नागपुर के रांची बेथोलित का संबंध आर्कियन पर्वतीकरण से जोड़ा जा सकता है। महाद्वीपों पर लावा निर्मित विस्तृत पठारों का स्पष्टीकरण भी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर आधार पर हो जाता है। आज के लिए इतना ही।